हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10 साइंस का आपका 6th चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हमारे लाइफ में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। तो इससे कंटिन्यू करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है सो डैट आपको पता रहे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं हम। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? आप कैसे बता सकते हो कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग है एंड कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। If we see a dog running or a cow chewing curd or a man shouting loudly on the street, we know that these are living things. जब आप देख रहे हो कि किसी में मोशन हो रहा है, ठीक है, कोई बहुत तेज़ चिल्ला रहा है या फिर कोई डॉग रन हो रहा है, तो आप यहाँ तो देख के आप बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग बींग्स है। वॉट इफ़ द डॉग और अ काउ और अ मैन वेयर एस्लीप? अगर वो लोग सो रहे तो आप क्या बोलोगे, उसको लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग बोलोगे? वी वुड स्टिल थिंक डैट दे वेयर अलाइव। आप कहोगे ना डेफिनेटली कि वो जिंदा है। बट हाउ डिड वी नो डैट? आप कैसे पता लग रहा हो, आप कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो डैट दे आर अलाइव। अगर हम उन्हें ब्रीथ करते हुए देख रहे तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, वो अलाइव है, वो जिंदा है। वॉट अबाउट प्लांट? आप प्लांट के बारे में कैसे बोलोगे? चलो ह्यूमंस का तो पता लग गया कि आप ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू आप देख रहे हो, इवन वो सो रहे या जाग रहे, तो आप बता दोगे कि वो लिविंग है। लेकिन आप प्लांट्स के बारे में कैसे बताओगे? वॉट अबाउट प्लांट? हाउ डू यू नो डैट दे आर अलाइव? आप कैसे बताओगे कि वो अलाइव है? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट वॉट अबाउट द प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन? आप में से कुछ बच्चों बोलोगे कि हाँ ठीक है, अगर प्लांट ग्रीन इन कलर है तो आप कहोगे कि वो जिंदा है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो है बच्चों जो ग्रीन इन कलर नहीं होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो प्लांट्स के जो कलर है, लीव्स के जो कलर है, वो सिर्फ ग्रीन हो, ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं और बाकी डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो डैट दे आर अलाइव, सम विल से। तो कुछ कहेंगे कि ग्रीन इन कलर है और कुछ कहेंगे कि धीरे धीरे अगर हम उनकी ग्रोथ देख रहे तो आप बता सकते हो कि वो प्लांट क्या है, हमारा जिंदा है। इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास और कोई एविडेंस होना चाहिए, मीन्स कोई प्रूफ होना चाहिए कि सो डैट आप बता सको कि प्लांट क्या है या ह्यूमन क्या है, वो अलाइव है। बट अ प्लांट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग। प्लांट तो बहुत ईजिली ग्रो, आप उसकी ग्रोथ को नहीं देख सकते हो, लेकिन क्या हो गया, इट्स स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। तो अब यहाँ पे आपको आ रही है कॉम्प्लिकेशंस की कुछ एनिमल्स तो क्या हो गए कि ब्रीथ इन कर रहे, लेकिन आप उनकी जो ब्रीदिंग सिस्टम है, आप ब्रीदिंग नहीं देख सकते, तो आप उन्हें नहीं बता सकते बच्चों कि वो लिविंग है या नहीं लिविंग है, क्योंकि क्या होता है, वो विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है और आप इवन प्लांट्स की ग्रोथ को भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, यहाँ मेंशन है बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग स्टिल अलाइव, आप नहीं देख सकते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ नहीं है बताने के लिए। मूवमेंट्स वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो बोल रहा है मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इज़ दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? जो हमारे बॉडी में इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट हो रहे, क्या वो लाइफ के लिए ज़रूरत है? तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस। अगर आप किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से बोलोगे तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। इन फैक्ट द वायरस डो नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम until they infect some cell, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. तो बोल रहा है अगर आप मॉलिकुलर मूवमेंट के बारे में किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे बच्चों तो वो तो आपको बता देंगे कि यस ये आपको ज़रूरी है कि अगर किसी इंसान को देखने के लिए वो लिविंग है या नहीं। बट यहाँ पे बोल रहा है, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको वायरस के बारे में। वायरस के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, इवन क्लास 7th 8th में भी पढ़ा था कि वायरस क्या है बच्चों, उनमें कोई मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं होंगी जब तक वो क्या है, आपके किसी लिविंग सेल में नहीं है। अगर वो
इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अगर वो किसी बाहर है, किसी अनफेवरेबल कंडीशन में है, तो तब तक वो उसमें कोई मूवमेंट्स या कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो वो कैसा शो करेगा? वो ऐसा शो करेगा कि वो नॉन लिविंग है। बट एज सुन एज जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन, इट मीन्स कि उसको कोई ह्यूमन बॉडी या आपको कोई सेल मिल जा रहा है, तो वो क्या शो करेगा? आपको लिविंग थिंग्स के जितने भी आपको प्रोसेस है वो सारी चीज़ें शो करेंगी। तो इसलिए दे रखा है देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी। तो अभी तक कंट्रोवर्सी है, अभी तक किसी को नहीं पता कर पाए है कि जो आपका वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वायरस को हमेशा हम क्या बोलते हैं, इसलिए वायरस को एक अलग ग्रुप में डाल दिया है। तो अगर वायरस के बारे में आप पूछेंगे कि वो लिविंग है तो या नॉन लिविंग है, तो आप बताओगे कि अगर वायरस अगर अपने अनफेवरेबल कंडीशन में है तो वो क्या हो गया बच्चों? नॉन लिविंग है। बट एज सुन एज उससे फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो वो क्या होगा? आपका लिविंग हो जाएगा। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? कोई उसको लिविंग सेल मिल रहा है। तो वायरस को हमेशा हम बोलते हैं इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि अभी तक कंट्रोवर्सी चल रहा है ये। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीड फॉर लाइफ? तो हमारे बॉडी में जैसे अभी बताया है यहाँ पे कि जो बायोलॉजिस्ट है वो बोलेंगे कि येस मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो डैट द ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग। तो बोल रहे हैं कि क्यों हमारा मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। वी हैव सीन in the earlier classes that the living organism are well organized structure। तो living organism क्या है? एक well organized structures है। they can have tissue have cells and the cells have smaller component in them। तो बच्चों ये हमें पता है ना कि आपका ग्रुप ऑफ सेल्स है वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू आपका ग्रुप ऑफ टिश्यू आपको ऑर्गन बनाता है, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन आपको ऑर्गन सिस्टम, एंड हेंस आपका ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है बच्चों? बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। Because of the effects of the environment, this is organized, ordered nature of the living structures is very likely to keep breaking down over the time। If the order break down, अगर ये हमारा क्या होगा? जो order जो चलता आ रहा है अगर ये break down हो जाता है तो देखिए क्या होगा? The organism will no longer alive। तो organism आपका जिंदा नहीं रहेंगे। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप द रिपेयरिंग एंड द मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर्स। इसलिए क्या है बच्चों? अपने जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है इसको क्या होता है? आपको कंटिन्यू मेंटेन करना होता है और रिपेयर करना होता है। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, सारे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से बने हुए, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। तो इसको क्या करना है? हमें टाइम टू टाइम रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। किसको? मॉलिक्यूल्स की। सो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट्स एक्सप्लोर। तो आप एक्सप्लोर करके देखिए कि क्या क्या आपका मेंटेनेंस प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस के बारे में ही बच्चों आगे पढ़ना है। तो ये इंट्रो पढ़ के आपको समझ में आ गया है कि क्या क्या दिया हुआ है और किन किन बारों में हमें पढ़ना है। आपको दे रखा है 6.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन even when they are not doing any particular work or any particular thing। तो बोल रहा है जो आपका मेंटेनेंस फंक्शन है, मेंटेनेंस फंक्शन क्या हो गया आपका? दैट इज़ रिपेयरिंग। और आपके बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जो आपका लाइफ प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलना चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लासेस, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, या तो आप सो रहे हो या फिर आप क्लास पे बैठे हो, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ये जो जॉब है ये क्या होना चाहिए बच्चों? कंटिन्यू चलना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो ये सब मिला के आपका क्या हो रहा है बच्चों? लाइफ प्रोसेस आपको बन रहा है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट द डैमेज एंड द ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? लाइफ प्रोसेस जो कंटिन्यू है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए हमें। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एनर्जी आ रहा है सो डैट कि अपना मेंटेनेंस जॉब कर सके, तो ये आप एनर्जी कहाँ से ले रहे हो? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द organism which we called a food to the inside, a process we commonly called a nutrition। तो न्यूट्रिशन कहते हैं हम इस चीज़ को जो आप
बाहर से फूड ले रहे हैं और हमारे बॉडी में अंदर आ रहा है, और लेने के बाद क्या हो रहा है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन कह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside। बोल रहा है अगर बॉडी के साइज को ग्रो करना है तो और भी हमें एडिशनल मटेरियल भी चाहिए, कहाँ, बाहर से। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो इसलिए क्या हो गया, लाइफ किस पे बेस्ड है, मैक्सिमम देखोगे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे ये बेस्ड है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो अ कार्बन बेस्ड, तो बहुत सारे आपके जो सोर्सेज है वो भी क्या है, आपके कार्बन बेस्ड ये डिपेंडेंट है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, जो कार्बन सोर्स है डिफरेंट आपके कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, तो क्या हो रहा है, डिफरेंट आपके ऑर्गेनिज्म का क्या है, डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस है। ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस सेम हो। द आउटसाइड सोर्स ऑफ द एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, जो बाहर से जो हम सोर्स ले रहे हैं एनर्जी के लिए वो वेरी कर सकते हैं। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए जो हम बाहर से जो फूड ले रहे हैं वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be mainly converted to a uniform source of the energy that can be used for the various molecular movement need for maintaining the living structures as well as the kind of molecule and the body need to grow। तो समझ में आ रहा है आपको कि ये जो हम बाहर से जो सोर्स ले रहे हैं ये किन किन चीज़ों में आपको हेल्प कर रहा है। आपको बोल रहा है यहाँ पे मेनली ग्रोइंग के लिए बोल रहा है, मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स के लिए बोल रहा है, तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, हमारे बॉडी में एक क्या है, एक सीरीज है, सीरीज चल रही है केमिकल रिएक्शन की। आपको यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि ये आपके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, कौन हेल्प कर रहा है आपको, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो ऑक्सीजन सोर्स कहाँ से ले रहा है, बाहर से, बॉडी के बाहर से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज in the process of breaking down of the food source for a cellular need is what we call a respiration। तो respiration आपको समझ में आ रहा है, ये आपको यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन से लेकर रेस्पिरेशन तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। फिर से बता रही हूँ आपको क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स है, आपको ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, और बोल रहा है कि फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, बाहर से क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन ले रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो कहाँ से, बॉडी के बाहर से, एंड टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, और क्या हो रहा है, फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है, किस चीज़ के लिए, सेलुलर नीड, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो बच्चों 2 बार मैंने इसको समझाया, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन द केस ऑफ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गेन्स फॉर टेकिंग इन फूड, आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्गेन नहीं है यूनिसेलुलर, आप क्योंकि सेल्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बना होगा, तो ऑर्गेन्स कहाँ से आएंगे आपको, समझ में आ रहा है आपको, या तो आपको ऑर्गेन्स फॉर टेकिंग फूड नहीं है, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल may be needed because the entire surface of the organism is in the contact with the environment। तो क्यों बोल रहा है, आपको उसमें ऑर्गेन्स की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, या तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, बिकॉज वो क्या हो गया, उनके सेल्स क्या हो गए बच्चों, डायरेक्ट आपको इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में है। बट बोल रहा है, बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज
एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, या तो आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि वो तो सिंगल सेल से नहीं बने हुए और उनके जो सेल्स है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं आपको कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे मेंशन है आपको, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, दस द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। इसलिए अगर इसमें सिंपल डिफ्यूजन होगा, एज इन जैसे यूनिसेलर में चल रहा है, वैसे अगर मल्टी सेलर में होगा सिंपल डिफ्यूजन, तो उसकी रिक्वायरमेंट, सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। द मूवमेंट ऑफ द गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये। तो क्या होता है, ये आपको मूवमेंट ऑफ गैसेस, इसमें या तो आपको ऑक्सीजन हो सकता है या आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। कैसे, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। बाकी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिफ्यूजन के बारे में दे रखा है, सो डैट आपको पता रहे कि डिफ्यूजन क्या हो रहा है। We have seen previously how in multicellular organism the various body parts have specialized in the function they perform। हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कैसे उनके जो फंक्शंस है वो स्पेशलाइज्ड है और कैसे अपने अपने फंक्शन कैरी ऑन करते हैं। We are familiar with the idea of the specialized tissue and with the other organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of the food and the oxygen will also be the function of the specialized tissue। तो इवन जो हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक फंक्शन है किसका, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शंस हो रहा है ये किनका है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का है। हाउएवर दिस पोज अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड द ऑक्सीजन आर टेकन up at the once in the body of the organism। समझ में आ रहा है, while all the parts of the body need them। तो जो भी आपको ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, हर बॉडी पार्ट्स में इनकी ज़रूरत है। तो अब ज़रूरत होगी तो क्या होगा, अगर एक ही बॉडी पार्ट में अगर ये सारी चीज़ें आ रही है, आप ऑक्सीजन आ रहा है तो फूड आ रहा है, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे मेंशन है आपको, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग द फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। तो समझ में आ गया आपको, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन। जब कोई आप केमिकल रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो, क्या कोई कार्बन सोर्स यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन के लिए, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड बी इवन हार्मफुल। अब हमारे बॉडी में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसमें ऐसे बाई प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया, यूजलेस है। और यूजलेस के साथ साथ क्या है बच्चों, हार्मफुल भी है वो। अब हार्मफुल है तो क्या करना है, अब हमें उसे बॉडी से रिमूव भी करना है। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इन बाई प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव भी करना है, एंड डिस्कार्ड आउटसाइड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो किस प्रोसेस से आप उसको बॉडी से रिमूव कर रहे हो, बाई द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगेन, इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for the excretion will be developed। तो इस चीज़ के लिए क्या हो रहा है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू डेवलप होगा, which means that the transport system will need to transport waste away from the cell by the excretory tissue। it means आपको क्या करना है, जो आपको बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, आपका यूजलेस सब्सटेंसेस या फिर आपका क्या हो गया जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, तो इसको क्या करना है, हमारे एक्सक्रीटरी टिश्यू, एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपको रिमूव करना है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस है, लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले डिफ्यूजन क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है, व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपका डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जा रहा है कौन से गैसेस, या तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका
ऑक्सीजन हो गया। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो क्या हो गया आपका, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो सेल आपको अलाउ करती है, जो उसको एमिट कर रही है, जो भी उसको रिक्वायर्ड है, तो वो आपको सेलेक्ट करके सेल्स अलाउ करती है सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए। तो इसलिए क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल को मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सारे सब्सटेंसेस को सेल्स के अंदर नहीं आने देती है। Thus, the diffusion play an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment। तो आपको किस चीज़ में आपको हेल्प कर रहा है, आपका important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell at its external environment। तो समझ में आ गया आपको डिफ्यूजन, पहली बात समझ में आ गया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो भी डिफ्यूजन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो करते हैं हम, पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला आपको दे रखा है व्हाट इज डिफ्यूजन, हमने देख लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे वाई इज डिफ्यूजन अनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। बोल रहा है कि आपका जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट क्यों है, कि वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, कहाँ पे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो डिफ्यूजन का मतलब आपको समझ में आ गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक humans have a very big body and required a lot of oxygen to diffuse into the body quickly in order to meet the oxygen requirement। हमारे बॉडी में क्या हो गया, हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए सो डैट जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर सके। लेकिन क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन इज़ अ स्लो प्रोसेस विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्कुलेट द ऑक्सीजन टू आवर बॉडी सेल। तो डिफ्यूजन्स के अगर ये होगा तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सो डैट आपको ऑक्सीजन सर्कुलेट हो सके। बिकॉज ऑफ ए स्लो नेचर, डिफ्यूजन का नेचर काफ़ी स्लो है, इज़ अनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो इसलिए क्या होता है, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है और हमारे बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या बोल रहा है बच्चों कि आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन आपका प्रोसेस टेक नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ए स्लो नेचर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। आप कैसे बता सकते हो कि कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है या नहीं है। तो सोल्यूशन में क्या बोल रहा है आपका, वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंजेस कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज़ अलाइव और डेड। तो आप बता सकते हो अगर कोई ब्रेथ कर रहा है, कोई ग्रोथ है, कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप ये सब क्या बता सकते हो कि आराम से आप शो कर सकते हो कि येस दिस ऑर्गेनिज्म इज़ लिविंग और नॉट। हाउएवर सम लिविंग थिंग्स विल हैव चेंज दैट आर नॉट विजिबल टू आर आई। कुछ आपको लिविंग चेंजेस है जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। Hence the presence of the life process is a fundamental criteria to decide whether something is alive or not। तो क्या हो गया, लाइफ प्रोसेस जो है उससे शो करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है। ठीक है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से आपके रॉ मटेरियल से आउटसाइड द बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ कर रहा है। आउटसाइड रॉ मटेरियल इज़ यूज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल आपको क्यों यूज़ कर रहे हैं, यूज़ फॉर फूड एंड ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट द वेरीज ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इट इज़ इन लिविंग। तो बोल रहा है ये टोटल किस पर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल किस टाइप का लेना है, क्या लेना है। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है, इस पे टोटली वो डिपेंड करता है। फोर्थ है आपका व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस ज़रूरी है। तो लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से बच्चे, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग लाइफ। तो बच्चों इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।